2 अप्रैल 2026 से आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना अपने बहुत सारे रूल्स में चेंजेस किए हैं। यानी अब पहले की तरह नहीं चलेगा कि मान लो आपके पास कुछ एक पैसा इकट्ठा हुआ, आप बैंक गए, उस पैसे को आपने सेविंग्स अकाउंट में जमा कर दिया। या मान लो आप कोई एक दुकानदार हो, कुछ एक पैसा आपने इकट्ठा किया, आप बैंक जाते हो, उस पैसे की एक फिक्स डिपॉजिट करवा देते हो। ये सब चीजें अब नहीं चलेंगी। देखो, आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लियरली कहा है कि अगर आप पूरे साल भर में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करते हो तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। या फिर अगर मान लो आप पूरे साल भर में बैंक में जाके 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हो, उस केस में भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और एक चीज पता है क्या है, इनकम टैक्स के नोटिस को ना काफी लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, काफी लोगों को लगता है कि मेरे पास कहां ही इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। मान लो अगर भगवान ना करे इनकम टैक्स का आपके पास नोटिस आ गया और जो ट्रांजैक्शन वो पूछ रहे हैं, मान लो कोई लेट अस सपोज कोई 2 लाख रुपए की ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं वो आपसे पूछते हैं और आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये पैसा कहां से आया, आपके अकाउंट में कैसे जमा हो गया। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाख वाली ट्रांजैक्शन का कि आपको इसके बारे में नहीं पता, तो इसके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी पता है कितनी लगा सकते हैं? 400% की, 400% तक की मैक्सिमम पेनल्टी इस ट्रांजैक्शन के ऊपर इंपोज हो सकती है। यानी अगर 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में आपको नहीं पता चल रहा और आपके पास उसका नोटिस आ गया, तो इसका 400% कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। फिर समझ गए? अच्छा, कुछ रूल्स ये 1 अप्रैल 2026 से मैं हर एक चीज का एविडेंस लेके चलूंगा। जैसे आरबीआई के जो रूल्स हैं उसके लिए तो मैंने ये आर्टिकल्स लगा दिए सारे के सारे। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2026 से। और इनकम टैक्स के जो रूल्स में अपडेट आया ना, वो यहां से हम पढ़ेंगे सारे के सारे। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है, ठीक है, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे ना, ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये सभी अपडेटेड रूल्स हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। एक एक करके इन रूल्स को जो है समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई का जो रूल है वो कहता है 1 अप्रैल 2026 से, ये बेसिकली जैसे अभी तक क्या होता था कि मान लो आपके पास एटीएम कार्ड है, ठीक है, इस एटीएम कार्ड से जब आप किसी भी बैंक की एटीएम मशीन में जाते थे, मान लो लेट अस सपोज आपके पास एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड है, आप इस एटीएम कार्ड से एचडीएफसी बैंक की एटीएम मशीन में जब आप जाते थे तो महीने में आपको 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलती थी। और अगर आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते थे तब भी 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती थी। लेकिन अगर दूसरे बैंक की एटीएम मशीन मेट्रो सिटी में लगी हुई है तो महीने में जो है 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती थी। ये अभी तक रूल था। अच्छा, इसके अलावा ये पहला तरीका तो यही होगा कि आपके पास एटीएम कार्ड है और फिर आप एटीएम मशीन में जा रहे हो, ठीक है जी, और वहां पे जाकर के स्वाइप करके पैसा निकाल रहे हो। दूसरा तरीका ये होता था कि हमारे पास एटीएम कार्ड मान लो है पड़ा पर मैं उसको यूज नहीं करना चाहता, मैं एटीएम मशीन में जाता था, वहां ऑप्शन आता था कार्डलेस कैश विड्रॉल का। वहां पे एक ऑप्शन होता था यूपीआई फीचर का यूज करके आप यूज करते थे और स्कैनर क्यूआर कोड बना आ जाता था, उसको स्कैन करते थे, पेमेंट करते थे और कैश जो है निकल जाता था। यूपीआई का यूज करके जब हम एटीएम मशीन में कैश निकालते थे उसके ऊपर ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं थी कि महीने में 5 ही मिलेंगी, महीने में 3 ही मिलेंगी, कोई लिमिट नहीं थी भाई, आप उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते थे। लोगों को लगता था बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अब 3 बैंकों ने, पहला एचडीएफसी बैंक, दूसरा पीएनबी और तीसरा बंधन बैंक, इन्होंने शुरुआत की है। अभी आपको 10-15 दिन में दिख जाएगा कि ये ऑल ओवर बैंकिंग इंडस्ट्री रूल लागू हो चुका है। अब बैंक्स ये कह रहे हैं कि चाहे आप कैश निकालो यूपीआई के जरिए, चाहे आप कैश निकालो कार्ड को स्वाइप करके, जो बैंक ने आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस महीने की फ्री दी है ना, हो सकता है कोई बैंक 5 दे, हो सकता है कोई बैंक 4 दे, जितनी भी दी है, चाहे आप कैश यूपीआई के जरिए निकालो या फिर कार्ड के जरिए निकालो, उतनी ही ट्रांजैक्शन है। उसके बाद उससे ज्यादा निकालोगे तो हर ट्रांजैक्शन के लिए 23.5 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये रूल है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का मैंने आर्टिकल लगा दिया। हर एक चीज मैं आपको एविडेंस के साथ समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड रूल ये है कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल का, ठीक है। मैं आपको पहले भी 6-7 महीने पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने बहुत बार बताया था कि लोग गलती क्या करते हैं। जो ये छोटे मोटे दुकानदार है ना, जो बहुत लार्ज स्केल बिजनेस नहीं करते, मान लो हमारी घर के आसपास किराना मर्चेंट हो गए, है ना, या फिर कोई छोटा मोटा दुकान वाला होता है, ये ज्यादातर लोग कोई भी करंट अकाउंट नहीं खोलता। मैंने 6-7 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी कि आप करंट अकाउंट खोलो, आपका बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, करंट अकाउंट प्लीज खोला करो, ये सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजेक्शन मत किया करो। अब आरबीआई ये कह रहा है अगर आप सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो और साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा करते हो तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। अब ऐसा नहीं है कि नोटिस आ गया तो आप गए काम से, ठीक है, नोटिस आ गया तो आप बस बता दो
मान लो आपने मजबूरी वर्ष साल में 15 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर दिया सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। अब अगर आपके पास इसका प्रॉपर एविडेंस है, भाई आपने 15 लाख कैश तो डिपॉजिट किया, लेकिन उसी अकॉर्डिंगली आपके सीए ने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 रुपए की भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आपने साल भर में कैश डिपॉजिट किया 15 लाख का और आईटीआर आप भर रहे हो 4.5 लाख रुपए की, फिर सवाल आएगा कि ये पैसा आया कहां से। समझ के बात को। तो जो आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो करो, ठीक है, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जो सीए है या खुद ही अगर आप फाइल करते हो, आप उसका प्रॉपर रिप्लाई कर पाते हो, प्रॉपर ट्रांजैक्शन का प्रूफ दे पाते हो कहां से आई है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, मान लो अगर आप समझदार हो, आपने कहा मेरी दुकान है, बहुत अच्छी बात है, मैं करंट अकाउंट खोलूंगा। कौन सा करंट अकाउंट खोलने में पैसे लगते हैं? बहुत सारे बैंक जीरो बैलेंस करंट अकाउंट भी आज की डेट में ऑफर करते हैं, ठीक है। मान लो आपने करंट अकाउंट खोल लिया जो कि प्योर बिजनेस के लिए होते हैं, तो करंट अकाउंट के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास करंट डिपार्टमेंट है तो आप साल भर में 50 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा करोगे तो फिर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, जिसमें आप बता देना ये पैसा कहां से आया, किस यूज के लिए आया, बिजनेस के लिए लिया, इससे सामान खरीदेंगे, जो भी चीज है। 50 लाख तक तो लिमिट मिल रही है, सेविंग्स अकाउंट में जमा करते रहे तो साल के 10 लाख आराम से टप जाते हैं, समझ गए। तो ये गलती नहीं करनी। फिर आ जाओ कैश विड्रॉल के ऊपर। ये कह रहा है अगर आप करंट अकाउंट से डिपॉजिट, समझ आ गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कैश विड्रॉल, अगर आप करंट अकाउंट आपके पास है और साल भर में 50 लाख या उससे ज्यादा कैश विड्रॉ करते हो तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। सवाल आता है कि अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है जी, सेविंग्स अकाउंट से अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो फिर कोई लिमिट नहीं है, चाहे साल का 1 करोड़ निकाल लो, इनकम टैक्स आपको नोटिस नहीं भेजेगा। सवाल आता है ऐसा क्यों? देखो, मान लो कोई एक व्यक्ति 80 साल का है, ठीक है, जब वो 25 साल का था तब से उसने जो है कमाई करना शुरू किया, ठीक है। वो हर साल बहुत कम पैसे कमाता था, मान लो साल के 2 लाख, कभी 3 लाख, इतने कमाता था कि वो इनकम टैक्स जीरो, मतलब उसको इनकम टैक्स नहीं भरना, उस स्लैब के अंदर आता था कि उसको 0 रुपीज की इनकम टैक्स बनती थी, ठीक है। कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, ऐसे करके उसने अगले 50 साल तक मेहनत करी, ठीक है जी। पर धीरे धीरे करके आज उसके पास टोटल 90 लाख रुपया है, क्योंकि वो 80 साल का भी तो हो चुका, ठीक है। लेकिन कोई भी साल ऐसा नहीं था जिसमें उसको इनकम टैक्स भरनी थी। आज वो 90 लाख रुपए उसके पास अकाउंट में, तो क्या ये इनकम टैक्सेबल है? नहीं, ये इनकम टैक्सेबल नहीं है। ये पैसा उसके सेविंग्स अकाउंट में, यस। अब मान लो वो बीमार हो गया, उसको 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो इकट्ठे 50 लाख निकाल सकता है, इनकम टैक्स का नोटिस थोड़ी आएगा उसके पास। तो सेविंग्स अकाउंट में पैसा जाते टाइम जब आप डिपॉजिट करते हो तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। कैश विड्रॉ तो आपका ही अकाउंट है, जितना मर्जी निकालो, हो सकता है आपकी सालों साल की मेहनत पड़ी है उसके अंदर, समझ के बात को। तो विड्रॉल के ऊपर सेविंग्स अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा निकालोगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ये कहीं लिख लो, ये बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्रेडिट कार्ड लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं, मेरा कार्ड लगा लो, मेरा कार्ड लगा लो। अच्छा, किसी को सामान चाहिए, मेरा कार्ड यूज कर ले, तेरे को कैशबैक मिल जाएगा, कोई बात नहीं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा, अमेजोन से नया लैपटॉप ले रहा है, भाई मेरा कार्ड यूज कर ले, ये ले, ये पिन लिख लो, ये कार्ड नंबर लिख लो, ये भेज दो, ये लो 90,000 का लैपटॉप ले ले, ठीक है, मैं अपने अकाउंट से जो है क्रेडिट कार्ड का बिल भर दूंगा। बहुत अच्छी बात है, भरो, पहले अपने लिए तो उसको रख लो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया और मान लो आपके पास कैश का सारा काम है, आप ब्रांच गए, आपने 1 लाख या 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करके क्रेडिट कार्ड का अगर बिल भरा है पूरे साल भर में, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। या फिर मान लो आप कैश नहीं, क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया और पूरे साल भर में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का अगर आपने बिल भरा है तो उस केस में भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तभी मैं बोल रहा हूं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेरा कार्ड यूज कर ले, कभी किसी को 90,000 का सामान दिला रहे हैं, चलो वो आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा भर देगा या आप इसको उतार दोगे। फिर किसी और को 1 लाख का सामान दिला रहे हो, किसी को 2 लाख का। अरे भाई, आपने साल भर में 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज कर दिया, आईटीआर आप भर रहे हो 5 लाख रुपए की, ठीक है, और मान लो बिल्कुल फेयर भर रहे हो, आपकी कमाई 5 लाख ही है, मैं मान लेता हूं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर किसी की कमाई 5 लाख है, क्या वो क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपए का यूज कर सकता है? क्या नहीं कर सकता ना। तो फिर क्यों अपना क्रेडिट कार्ड औरों को बार बार देते हो कि मेरा क्रेडिट कार्ड लगा लो, मेरा क्रेडिट कार्ड लगा लो? पहले खुद तो यूज करो उसको, जितना आपका यूज है उतना ही समाज सेवा करना बंद कर दो। फिर वरना अगर इनकम टैक्स का नोटिस आया, फिर वो पूछेगा ये 90,000 रुपए का लैपटॉप अपने दोस्त को दिलाया था, वो नहीं मानेगा कि दोस्त को दिलाया या खुद लिया, फिर इसका एविडेंस देते रहना ये पैसा कहां से आया, ठीक है। तो ये सारे रूल्स एक बार आप लिख लो, बहुत काम की चीजें। अच्छा, इसके बाद फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अगर आप पूरे साल भर में 10 लाख रुपए की कराते हो,
ठीक है जी, या उससे ज़्यादा की इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। लेकिन हाँ, काफ़ी बार क्या होता है, जैसे वही मैंने एग्जांपल दिया, मान लो कोई 80 साल का इंसान है या मान लो कोई 60 साल का इंसान है, ठीक है जी, इसने हर साल कभी 2 लाख कमाया पूरे साल में, कभी 1 लाख कमाया, कभी 5 लाख कमाया, यानी इतना पैसा कमाया कि इनकम टैक्स इसका कभी बनता नहीं था, ठीक है जी। इसने धीरे धीरे कमा के आज इसके पास मान लो 40 लाख रुपया है, ठीक है जी। आज इसके पास 40 लाख रुपए है और इसने 40 का 40 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है। अब हर साल ये 40 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट रिन्यू तो होएगी, है ना। तो फिर सवाल आता है कि अगर 40 लाख की एफडी रिन्यू हो रही है तो ये तो 10 लाख से ज्यादा की हो गई, क्या अब भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा? आंसर इज नो। रिन्यूअल के ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अगर आप हर साल 10 लाख या उससे ज्यादा की एफडी बैंक में नहीं बनवा रहे हो, उस केस में आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैंक। आप ये नहीं कह सकते यार 5 लाख की एसबीआई में बना लेता हूं, 2 लाख की आईसीआईसीआई में, 3 लाख रुपए की एचडीएफसी में, फिर उसके बाद 2 लाख रुपए की बंधन बैंक में। नहीं भाई, पैन कार्ड का इंपॉर्टेंस तो इतना बढ़ चुका है कि अभी स्पेशली पैन कार्ड के लिए भी रूल निकाला है, समझ के बात को। तो ये चीज मत करना कि वो आपका पैन कार्ड हर जगह लिंक है, वो सब कुछ पता चलता है उनको, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद काफी लोग फोरेक्स को यूज कर रहे हैं आजकल। बहुत लोग इंटरनेशनल ट्रिप कर लेते हैं, या मान लो इंडिया में बैठ के ही, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आई गेस एनवेटो एक सॉफ्टवेयर है जो हम भी यूज करते हैं, वो साल भर का शायद 16,000 रुपए के आसपास आता है। ये ना बेसिकली वीडियो एडिटिंग में थोड़ा यूज होता है, उसमें पेड वीडियोज वगैरह यार, और एक ना एनवेटो का एआई भी काफी अच्छा है। तो ये जो पेमेंट लेता है ना, ये यूएसडी के अंदर लेता है। तो बेसिकली मेरे को आईएनआर को कन्वर्ट करना पड़ता है यूएसडी के अंदर, समझ के बात को। तो कहने का मतलब जो ये मैं पेमेंट कर रहा हूं मान लो 16,000 रुपए की, लगभग 200 यूएस डॉलर्स के आसपास, ठीक है। तो ये 16,000 की पेमेंट होगी, तो चलो ये तो ठीक है। लेकिन मान लो ऐसे ऐसे ही सॉफ्टवेयर में बहुत सारे खरीदता जा रहा हूं इंडिया में बैठ के, या मान लो मैं इंटरनेशनल ट्रिप करके आया, तो मान लो इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए पहले मेरे को इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो मेरा पैन कार्ड मांगेगा, समझ के बात को। तो ऐसे करके अगर मैं साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा का करेंसी कन्वर्जन करता हूं, यानी फॉरेक्स पेमेंट्स करता हूं, तो उस केस में भी मेरे को जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद ये मैं अभी बता रहा था ना आपको कि ये मत सोचना कि एक अलग अलग बैंक में एफडी कर लेते हैं तो बच जाएंगे, नहीं। पैन कार्ड का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया सरकार ने। देखो 2 डॉक्यूमेंट्स है, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड। पैन कार्ड हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए यूज होता है और आधार कार्ड हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे आप देखोगे सरकार कम करती जा रही है, वेयर एज पैन कार्ड की इंपॉर्टेंस सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है। पैन कार्ड सरकार ने बहुत सारी जगह बताई है। सरकार कह रही है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हो 10 लाख से ऊपर की, पैन कार्ड जरूरी है। बैंक में एफडी कराते हो 50,000 से ज्यादा की, पैन कार्ड लगाना जरूरी है। कैश डिपॉजिट करते हो 50,000 से ज्यादा, पैन कार्ड लगाना जरूरी है। म्यूचुअल फंड या फिर शेयर परचेज करते हो, चाहे 10 रुपए के चाहे 10 लाख के, हर बार पैन कार्ड लगाना जरूरी है। ज्वेलरी 2 लाख से ज्यादा की परचेज करते हो, पैन कार्ड लगाना जरूरी है। कोई भी लग्जरी आइटम खरीदते हो, घड़ियां वगैरह, बहुत लग्जरी आइटम्स, शो पीस वगैरह, कुछ भी पेंटिंग्स वगैरह, 2 लाख से ऊपर की पैन कार्ड लगाना जरूरी है। कोई भी फॉरेक्स पेमेंट करते हो 50,000 से ज्यादा, पैन कार्ड लगाना जरूरी है। या फिर कोई भी व्हीकल परचेज करते हो, कार बाइक कुछ भी, 2 लाख से ज्यादा की पैन कार्ड लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये पैन कार्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है ये नए रूल्स के बाद, ठीक है। इसके अलावा सरकार ये कहती है कि अगर आप किसी को भी 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा कैश एक ही दिन में देते हो तो ये पेनल्टी है। मान लो आप सोचते हो आप अपने दोस्त को 3 लाख रुपए कैश देते हो, ठीक है जी, एक ही दिन में, और आप सोचते हो ये किसी काम के लिए दिया होगा, ठीक है। कैश देना अलाउड नहीं है 2 या 2 लाख रुपए से ज्यादा। अगर आपने दे दिया 3 लाख तो इस पे 100% की पेनल्टी है, 3 लाख रुपए की ही आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो कल को मान लो किसी से पेमेंट ले रहे हो दुकान पे, तो ये मत दिखा देना कि मैंने 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट ले ली। मतलब या तो उसको फिर ब्लैक में ही रखो, ठीक है, उसकी एंट्री मत कर देना कहीं पे, ठीक है, कहीं उसका इनवॉइस वगैरह मत जनरेट कर देना, तो उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये नए रूल्स के हिसाब से। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स के जो नए रूल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स भी लगा दिए मैंने एविडेंस के साथ। ये सोशल मीडिया न्यूज़ पे भी ट्रैक करेंगे। अभी इनकम टैक्स बोल रहे हैं, आई डोंट नो ये कितना ज़्यादा कवर होगा। मान लो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनकम टैक्स आईटीआर तो फाइल करते हो 5 लाख रुपए की, ठीक है जी, 5 लाख की आईटीआर फाइल करते हो और सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जो फोटोज हैं वो डेली डाल रहे हो, कभी गोवा की, कभी डाल रहे हो मुंबई की, कभी डाल रहे हो कहीं घूमने की, कभी डाल रहे हो अंडमान निकोबार की, या कभी बाहर घूमने जा रहे हो, गाड़ियों की फोटो डाल रहे हो, थार की, बीएमडब्ल्यू की, कुछ भी,
तो अगर आपकी पोस्ट ऐसी है और इनकम टैक्स रिटर्न आप 5 या 10 लाख रुपए की भर रहे हो तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। ठीक है, ये सभी अपडेटेड रूल्स हैं। अभी ये मुझे लग रहा है शायद सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है ईरान वॉर की वजह से, मे बी हो सकता है उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हो गवर्नमेंट, या पता नहीं, जो भी चीज़ है, बट ये रूल्स हैं, थोड़े से आप इसको ट्रैक कर लो। अच्छा, फिर आरबीआई का एक और रूल है, ये डिजिटल फ्रॉड कंपनसेशन है। ये कह रहा है अगर मान लो 50,000 से कम अमाउंट का आपके ऊपर फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, कि आपने गलत ओटीपी वगैरह जो भी फ्रॉड हो गया, विद इन 5 डेज अगर आपने बैंक में जाके कंप्लेंट कर दी तो इसका 85% जो पैसा होगा वो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। समझ के बात को? ये लेकिन लाइफ में एक ही बार मिलेगा, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन बाद फिर फ्रॉड हो गया तो आपको फिर कंपनसेशन मिल जाएगा। मैक्सिमम कंपनसेशन 25,000 रुपए का ही मिलेगा। अच्छा, एक चीज और है, ये अभी प्रपोज्ड है, आरबीआई ने इस रूल को प्रपोज किया है, अभी ये लागू नहीं हुआ, तो ये चीज मैं बता दूं, बाकी सारे लागू हैं, ये अभी प्रपोज्ड है। ठीक है, तो डिजिटल फ्रॉड कंपनसेशन रूल है ये बेसिकली, तो ये अभी प्रपोज्ड है, अगर आ जाता है तो अच्छा है, काफी लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, बाकी ये न्यू लोन रिकवरी प्रोसेस है, ये एक्चुअल में नहीं, ये तो हर थोड़े थोड़े टाइम बाद आरबीआई अपडेट निकालता है कि जी अगर कोई भी कस्टमर है, ठीक है, उसने लोन डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक की जो रिकवरी टीम आएगी वो 8 बजे के सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे के बीच ही या तो उसके घर विजिट कर सकती है या फोन पे बात कर सकती है, ना इससे पहले ना इससे बाद। अच्छा, ना ही किसी इसके रिश्तेदार को तंग किया जाएगा। मान लो कोई एक कस्टमर है, उसका नाम ए है, इसने 10 लाख का लोन डिफॉल्ट कर दिया, इसका रिश्तेदार है बी, तो बैंक एम्प्लॉय इसके ना तो घर जा सकता, ना ही इसको कॉल करके ये कह सकता कि एक ही औकात नहीं है, ये लोन नहीं भर रहा, मैं आपसे रिकवर करूंगा। यानी कहने का मतलब जिसने डिफॉल्ट किया है बस उससे ही बात करनी है। ठीक है, तो खैर ये हर थोड़े थोड़े टाइम बाद आते हैं। मैंने खुद 1.5 साल, ठीक है, आई मीन अच्छी पोजीशन पे जो है डेट मैनेजर की पोस्ट पे काम किया है, तो आई नो कि ये सब ना कहने की बात है, ये आरबीआई के जो रूल्स हैं, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, बट बैंक्स के पास सब निचोड़ है। पता है आपको, बैंक्स अपनी एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें फीचर होता है कि उस ऐप से ही आप कस्टमर को कॉल कर सकते हो, लेकिन कोई भी उस ऐप का यूज़ नहीं करता, हर कोई अपने नंबर से फ़ोन करता है। ठीक है, जब आरबीआई का प्रेशर आता है ना कि ये रूल्स लागू होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमारे ऊपर पता है क्या प्रेशर आता था नीचे डालने के लिए? हम अपनी टीम को बोलते थे कि आप इस एप्लीकेशन से, ठीक है, जो बैंक की ऐप होती थी कॉल करने वाली, उस एप्लीकेशन से 100 बंदों को रोज फोन करोगे और प्यार से बात करोगे। क्यों? क्योंकि वो जो ऐप होती थी ना वो कॉल रिकॉर्डिंग करती थी। ये बस किया जाता था सिर्फ 2-4 दिन के लिए, एक डाटा बनाने के लिए, कि कल को आरबीआई को भेजना पड़ा, उसका क्रॉस चेक हुआ, सब कुछ हुआ, तो ये लगे कि कस्टमर के साथ धक्का मुक्की नहीं हो रही। और उसके बाद ये जब 2-4 दिन ये सब कुछ करने के बाद शांत हो जाता था, फिर दोबारा वही अपने कॉल से वो करना। तो ये रिकवरी प्रोसेस आई मीन बड़ा हार्श होता है। ठीक है, बैंक का तो फिर ठीक है, जो बैंक आगे अपने बैड लोन्स को बेच देते हैं ना, चलो वो फिर कभी आगे बात करेंगे, जो थर्ड पार्टी होते हैं वो तो बिल्कुल बुरा हाल कर देते हैं। खैर चलो, ये मुद्दा नहीं आज हमारा, कभी उस पर और बात करेंगे। और लास्ट ये है कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं, ठीक है, जिसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, ये बोलता है कि आपको अगर ये अकाउंट खोलना है तो अकाउंट में कम से कम 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इससे कम बैलेंस हो गया तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। या मान लो आईसीआईसीआई बैंक का जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है उसमें 15,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, उससे कम हो गया तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अब कुछ एक बैंक अकाउंट होते हैं BSBDA अकाउंट, इनको बोलते हैं जनधन खाते, जो प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं। ठीक है, ये सारे बैंक ऑफर करते हैं, एचडीएफसी भी करता है, आईसीआईसी भी करता है, हर एक बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है। लेकिन ये जो BSBD अकाउंट होते हैं ना जनधन वाले, ये खोलने का कोई फायदा नहीं होता। हर बार मैं बोलता हूं इनको मत खोला करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपये ही रख सकते हो। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये नहीं कह सकते मेरे अकाउंट का बैलेंस 60,000 हो जाए। किसी से 60,000 की पेमेंट भी लोगे ना तो भी पेमेंट रिसीव नहीं होगी। मैक्सिमम बैलेंस 50,000 ही हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। पूरे साल भर में, जैसे आज 1,000 ले लिए, कल 10,000 ले लिए, टोटल 11,000 हो गए। फिर कभी ये 11,000 खर्च हो गए, फिर मान लो 10,000 फिर ले लिए, तो टोटल कितने अकाउंट में आए? 21,000 आ गए। फिर वो भी खर्च हो गया, अकाउंट बैलेंस जीरो है। तो ऐसे करके एंट्री आपके अकाउंट में पूरे साल भर में 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 लाख रुपए से ज्यादा एंट्री नहीं होनी चाहिए। मान लो आपने कभी अकाउंट में ले लिए 40,000, ठीक है, ये खर्च हो गए। फिर दोबारा ले लिए 40,000, ये भी खर्च हो गए। फिर ले लिए 20,000, अब ये भी खर्च हो गए, अकाउंट में बैलेंस जीरो है। अब उसके बाद 1,000 रुपए भी और नहीं ले सकते अपने अकाउंट के अंदर। क्यों? क्योंकि लाख रुपए से ज्यादा एंट्री नहीं ले सकते पूरे साल भर में। ठीक है, अच्छा, और फिर ये सारा हो गया। और मैक्सिमम मंथली विड्रॉल, हाँ मान लो आपके अकाउंट में 50,000 रुपए बैलेंस है, इस महीने
मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद अकाउंट में बैलेंस 40,000 रह गया, अब उसके बाद इसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो इतनी ज्यादा लिमिटेशंस होती हैं प्रधानमंत्री जनधन खाते की, तो ये मत खोला करो। बाकी अगर आपको ये है कि अपने लिए जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है अच्छे बैंक में, BSBDA मत खोलो। 2 बैंक अकाउंट सबसे अच्छे हैं, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लो, कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत अच्छा अकाउंट है, ठीक है, या फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लो। इन दोनों अकाउंट्स, ये दोनों बेस्ट अकाउंट है, कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे 1,000 रुपए रखो, चाहे लाख रखो, चाहे 5 लाख जमा करो निकालो, चाहे करोड़ों रुपए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो BSBDA अकाउंट्स खोलने का फायदा नहीं है, इन दोनों अकाउंट्स को खोलो। इनके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, ये वीडियो का लिंक लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आई बटन पे भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आराम से ये वीडियो को देख लो अगर अकाउंट खोलना चाहते हो। बाकी अगर अभी तक पूरा जो सेशन हमने डिस्कस किया वो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।